गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ में पॉलिटी से रिलेटेड इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस हो या फिर वनडे एग्ज़ाम्स हो, सबके लिए आपके सब एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, मेरे से शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन सेट किया है वो एग्ज़ाम्स में आने के 100% चांसेस है। तो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो के साथ बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। मैं आपको धीरे धीरे करके सारे 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। He holds the office during the pleasure of the president. Second option, she need to be member of the house at the time of her election, but has to become a member of the house within 6 months from the date of her election. Third option, if she intends to resign, the letter of her resignation has to be addressed to the deputy speaker. Which of the statements given above is are correct? तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको इन तीनों में से चुनना है कि लोकसभा से स्पीकर से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। तो ए ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, बी है 3 ओनली, सी है 1 and 2 and 3 ओनली, एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इस वाले क्वेश्चन में जो आंसर होगा उसका आंसर होगा बी, मतलब ओनली 3 आंसर इसका सही है। कैसे? इफ़ सी इंटेंड्स टू रिजाइन, अगर लोकसभा के स्पीकर रिजाइन करना चाहता है तो जो रिजाइनेशन लेटर देगा, यानी कि जो रिजाइनेशन लेटर देगा वो डेप्यूटी स्पीकर को देगा। इसीलिए जो क्वेश्चन है वो सही है, बाकी जो दो ऑप्शन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो ऑफिस होल्ड करता है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होल्ड नहीं करता है। एंड सेकेंड ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि इफ़ सी नीड नॉट be a member of the house at the time of his or her election, but has to become a member of the house within 6 months from the date of the election। तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, distribution of powers between the center and states in the Indian constitution is based on the scheme provided in the। अब ये बोल रहा है कि जो इंडियन स्टेट्स में, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ज़रिए जो स्टेट एंड सेंटर के बीच में पावर का डिसोल्यूशन होता है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कौन से एक्ट के जरिए होता है? मॉडल मीटो रिफॉर्म्स 1909 के तहत में होता है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 के तहत में होता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत में होता है, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत में होता है। तो इसका आंसर होगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर से एक बार देख लीजिए, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये बताता है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ से लिया गया था। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर ऑफ लोकसभा। Second, scrutinizes appropriation finance account of government. Third, examines the report comptroller and auditor and general of India। तो आपको इसमें से बताना है कि सही कौन सा है। फिर से ध्यान से देखिए, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट पे है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी। सो यू हैव टू नो अबाउट दिस कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो पब्लिक अकाउंट पे है, तो क्या उसमें से जो 25 मेंबर होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, या जो वो होता है वो अप्रोप्रिएशन फाइनेंस अकाउंट को जो गवर्नमेंट का होता है उसको स्क्रूटनाइज करता है, या फिर क्या वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट की चेक करता है? तो इसमें से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा बी, 2 and 3 ओनली। क्यों? क्योंकि ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फाइनेंस अकाउंट होता है ना, अप्रोप्रिएशन फाइनेंस अकाउंट, उसको चेक करता है, स्क्रूटनाइज करता है। एंड 3 क्योंकि ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो रिपोर्ट होता है उसको भी एग्जामिन करता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, ओनली 2 and 3। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एक साल आईएएस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़ के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। फोर्थ क्वेश्चन है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली, यानी कि नीचे दिए हुए जितने भी हमारे पास में ये ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सही मैच्ड नहीं है। तो पढ़ते हैं, चलिए। ऑप्शन ए है कमिटी ऑन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कमेटी देखता है, कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज मिनिस्ट्री देखता है, कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देखता है, या फिर कमेटी ऑन एनर्जी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री देखता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिंपल सी बात है, इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि यही सही मैच नहीं है, बाकी सब तो सही है। कमेटी ऑन लेबर जो होता है वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कमेटी ही देखता है, कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देखता है, एंड कमेटी ऑन एनर्जी जो होता है वो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ही देखता है मिनिस्ट्री। लेकिन जो इसका ऑप्शन बी है क्यों गलत है? क्योंकि जो कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट होता है वो पंचायती राज मिनिस्ट्री नहीं देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following committee enforces code of conduct of member of parliament? ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जो नीचे कमिटीज़ के नाम दिए गए हैं उनमें से आपको चुनना है कि वो कौन सी ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो पार्लियामेंट में कोड ऑफ कंडक्ट को, यानी जो मेंबर से रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इन्फोर्स करता है। तो चलिए देखते हैं, एथिक्स कमेटी देखता है, हाउस कमेटी देखता है, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस देखता है, या फिर एडहॉक कमेटी देखता है? कौन सा कमेटी जो देखता है? तो इसका आंसर होगा ए, एथिक्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग असेसमेंट्स अबाउट द कमेटी ऑफ एस्टीमेट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी आपकी ये IAS के एग्जाम्स के लिए जो प्री है और साथ ही साथ में स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था और उसके भी पिछले साल रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कमेटी कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे और कितने मेहनत से इसको पढ़ के आपको जाना है। तो हमें अब एस्टीमेट कमेटी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन लगाना है। ऑप्शन ए, दिस कमेटी consists of 30 members who are elected by the Lok Sabha every year from among its members. Option B, a minister is eligible for election to this committee. हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला है कि जो इसमें मेंबर्स होते हैं वो उसमें 30 मेंबर्स होते हैं और वो हर एक साल लोकसभा से इलेक्ट किए जाते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि एक जो मिनिस्टर है गवर्नमेंट में वो इस कमेटी के लिए एलिजिबल होता है। माफ़ करिएगा, जो यहाँ पे सी ऑप्शन है इसका कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको भूल जाइएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास दो ही स्टेटमेंट्स हैं। तो बताइए इनमें दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका आंसर होगा 6 का आंसर इसमें आपका ए होगा, ओनली ए। क्यों होगा? वन आंसर होगा इसका, ओनली ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो कमेटी में मेंबर्स होते हैं वो 30 मेंबर्स होते हैं और लोकसभा द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और हर एक साल इलेक्ट किए जाते हैं इन्हीं के द्वारा, और इन्हीं में से कोई एक होता है जो इलेक्ट किए जाते हैं। और जो मिनिस्टर होता है उसके लिए एलिजिबल नहीं होता। कोई अगर मिनिस्टर है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होता है। जो नॉन मिनिस्टर होते हैं वहीं हमारे एस्टीमेट कमेटी के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कंसिस्ट ऑफ। देखिए ये जो हमारी कमेटी है वो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है। अब बता रहा है कि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। 30 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, 15 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द लोकसभा ओनली, सी ऑप्शन, 15 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा, और 22 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा ओनली। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा कि 15 मेंबर्स जो होते हैं वो हमारे लोकसभा से इलेक्टेड होते हैं और 7 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा से इलेक्टेड होते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन, हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के कमेटी के बारे में दिए गए हैं, उसी से हमें रिलेटेड यहाँ पे आंसर देना होगा। चलिए बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कमिटीज। एग्जामिन इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑटोनॉमी एंड इफिशियंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग whether the affairs of the public undertakings are being managed in accordance with sound business principles and prudent commercial practices। तो क्या ये कमेटी का काम होता है? फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, एग्जामिन्स द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स।
देखिए हमारे पास में दो ऑप्शन दिया गया है, ये दोनों कमेटी है, याद रखिएगा। एक ऐसी कमेटी है जो कि एग्जामिन करते किसके कंटेक्स्ट में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑटोनॉमी एंड इफिशियंसी ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग्स, वेदर द अफेयर्स ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग्स आर बीइंग मैनेज्ड in accordance with sound business principles and prudent commercial practices. And option B examines the reports, if any, of the comptroller and auditor general on the public undertakings. अब ये बताइए कि बोथ आर द फीचर्स ऑफ, ये जो दोनों फीचर्स है वो कौन से कमिटी के फीचर्स हैं? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के फीचर्स हैं, कमिटी ऑन एस्टिमेट्स के फीचर्स हैं, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के फीचर्स हैं, या फिर कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के फीचर्स हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये जो फीचर्स हैं वो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के ही फीचर्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग असेसमेंट्स अबाउट बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। हमें यहाँ पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में बात करना है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से रिलेटेड इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए बात करते हैं। ऑप्शन ए, ये जो कमेटी होती है उसमें 15 मेंबर होते हैं लेकिन स्पीकर नहीं होता है। ऑप्शन बी, ये जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से ही केवल इलेक्ट किए जाते हैं। ऑप्शन सी, ये स्पीकर द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। या फिर ऑप्शन डी, जो कमेटी होती है वो जनरली मीट करती है हर एक सेशन के लास्ट में। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ए एंड बी वनली होगा, ए बी एंड सी वनली होगा, ए बी सी एंड डी वनली होगा, या फिर सी वनली होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये बताना है। तो चलिए बात करते हैं कौन से इसमें सही होगा ऑप्शंस। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा इसका आंसर डी, यानी कि इसका आंसर 4 होगा, यानी कि ओनली सी, द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय स्पीकर्स। तो जो एडवाइजरी कमेटी होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा में, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्पीकर द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कमिटी ऑन प्रिविलेज। अब हमें बात करने हैं प्रिविलेज कमेटी के, जो कि लोकसभा में पाई जाते हैं। 20 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय स्पीकर्स, बी 15 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय स्पीकर्स, सी 10 मेंबर्स नॉमिनेटेड द वे, एंड डी 25 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर बी होगा कि 15 मेंबर्स जो होते हैं वो स्पीकर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं कमेटी ऑफ प्रिविलेज के लिए, जो लोकसभा में होती है। 11th नंबर क्वेश्चन पे चलिए आते हैं, बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग असेसमेंट्स अबाउट द जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जॉइंट कमिटीज ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अब हमें इस पर बात करना है। तो यहाँ पे 2 असेसमेंट्स दिए हुए हैं। असेसमेंट ए है, कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, मतलब जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए जो जॉइंट कमेटी होती है उसमें 15 मेंबर होते हैं। 10 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं एंड 5 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। स्टेटमेंट बी जो है वो ये बोल रहा है कि जो कमेटी होती है वो हर एक लोकसभा के समय में बनती है। ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन होगा इसका सी, ए एंड बी, मतलब इसका 3 होगा, ए एंड बी। कैसे? दोनों के दोनों सही है। इसमें 15 मेंबर भी होते हैं, जिसमें से 10 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और जो 5 मेंबर होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। एंड साथ ही साथ में हर एक लोकसभा के समय में इसको बनना होता है, नया बनता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक बार इलेक्शन हो गया तो 5 साल तक पूरी जब तक सरकार रहती है तब तक ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आईएएस में हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोशन से क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में, और पीसीएस में भी पूछे जाएंगे आपके। अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं या फिर अलग अलग स्टेट्स के पीसीएस दे रहे हैं, प्रोविंशियल एग्जामिनेशंस दे रहे हैं या फिर वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उन सब में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा इसको कि जो पार्लियामेंट्री यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में जो एडजर्नमेंट मोशन आता है उसका पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडजर्नमेंट मोशन? ऑप्शन ए, टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, to let opposition members collect information from the ministers,
to allow a reduction of a specific amount in demand for grant, or to postpone the proceedings to check the inappropriate or violent behavior on the part of some member. इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, टू अलाउ अ डिस्कशन. आंसर ए इसलिए होगा क्योंकि टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन द डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. दैट्स वाई दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. उसका मतलब वही होता है. क्वेश्चन 13 पे आते हैं. ब्रिंग आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जीरो आवर. अब यहाँ पे हमें बात करना है जीरो आवर से संबंधित. इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं नीचे दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि जीरो आवर के केस में सही नहीं है? बाकी सब सही होगा लेकिन वो सही नहीं होगा. तो चलिए पढ़ते हैं. देयर इज नो मेंशन अबाउट जीरो आवर इन द रूल ऑफ प्रोसीजर. क्या ये सही है? ऑप्शन बी, द जीरो आवर यूजुअली स्टार्ट्स एट 12 noon. ऑप्शन सी, द जीरो आवर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड विदाउट परमिशन. एंड डी, ऑल आर द करेक्ट. तो इसका आंसर होगा डी. क्यों? क्योंकि कहीं भी हमारे जीरो आवर के बारे में रूल्स ऑफ प्रोसीजर मेंशन नहीं किया गया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं किया गया है. और साथ ही साथ में हर एक दिन 12 बजे स्टार्ट होता है एंड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं बिना किसी परमिशन के, इसलिए इसका आंसर डी होगा. 14th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग a नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया. तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड कौन से ऑप्शन इसमें से सही हैं. तो ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर इज नो मेंशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्या ऐसा है? सेकंड ऑप्शन, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली. क्या दोनों सही हैं या फिर क्या है? वन ऑप्शन सही है, 2 ओनली सही है, बोथ 1 and 2 सही है, या फिर नीदर 1 नीदर 2. क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें जो ऑप्शन होगा सही वो है सी आंसर, मतलब 3 आंसर, बोथ 1 and 2, यानी दोनों सही है. लोकसभा यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हमारे पार्लियामेंट में पास होता है उसका कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जिक्र नहीं किया गया है. और साथ ही साथ में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हो वो केवल और केवल लोकसभा में ही आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्पीकर प्रोटेम. स्पीकर प्रोटेम के समकक्ष में यानी कि इससे संबंध में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है? तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि स्पीकर प्रोटेम से रिलेटेड होगा लेकिन वो गलत होगा. A option, the speaker pro tem enjoys all the powers that are conferred to the speaker. B, speaker pro tem is appointed by the president. C, speaker pro tem is another term for deputy speaker of the Lok Sabha. D, usually it is the senior most member who is appointed as the speaker pro tem. तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन होगा सी, स्पीकर प्रोटेम इज अनदर टर्म फॉर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा. ये गलत है, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में. दैट्स वाई दिस इज द रॉन्ग आंसर. देन 16 क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोरम. कोरम का क्या मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? मतलब हम आप जब पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें आपको एक वर्ड आएगा कोरम. तो कोरम होता क्या है? अगर आप लोकसभा राज्यसभा चैनल देखते भी होंगे तो उस पर आपको ये कोरम बार बार इस्तेमाल होता होगा. कोरम, स्पीकर कोरम, हमेशा कोरम की बात होती है. तो ये कोरम होता क्या है? आखिर इस वर्ड का क्या मतलब है? तो आप बताइए हमें कि क्या ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू द प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजेक्ट एनी टाइप ऑफ बिजनेस. बी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड इन एनी गिवन सेशन. सी, द डिसिप्लिन ऑफ मेंटेनिंग द डेकोरम इन द हाउस. एंड डी, quorum means approval of the majority members present during the sitting. क्या होगा इसमें से ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा सी. कोरम का मतलब होता है कि द डिसिप्लिन ऑफ मेंटेनिंग द डेकोरम ऑफ द हाउस. दिस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द कोरम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू. फर्स्ट स्टेटमेंट, a minister belonging to the Lok Sabha
कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स इन राज्यसभा, क्या ये सही है? 2. A minister belonging to the Rajya Sabha can take part in proceedings of the Lok Sabha. 3. A minister belonging to the Lok Sabha can take part in voting process in Rajya Sabha. And 4. A minister belonging to the Rajya Sabha can take part in voting process in Lok Sabha. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन ओनली 3 and 4 सही है, बी ऑप्शन ओनली 1 and 2 सही है, सी ऑप्शन ओनली 2 and 4 सही है, या फिर डी ऑप्शन ओनली 1 and 3 सही है। इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो सही है, आप ये बताइए सोच के मुझे। इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि ओनली 1 and 2 करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा का मिनिस्टर होता है वो राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स यानी कि राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है, वहाँ पे जाके प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है। एंड एक जो राज्यसभा का मिनिस्टर है वो लोकसभा में भी आके पार्ट ले सकता है प्रोसीडिंग्स में, बट वोट नहीं कर सकते। ना लोकसभा का मेंबर राज्यसभा में वोट कर सकते हैं, ना राज्यसभा के मेंबर लोकसभा में प्रोसीडिंग्स के समय में वोट कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। What are the 3 types of questions asked in question hour? क्वेश्चन आवर के समय में वो कौन से 3 प्रकार के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, आप ये बताइए। ए स्टार्ड अनस्टार्ड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सी स्टार्ड अनस्टार्ड एंड इमरजेंसी क्वेश्चंस, एंड डी एक्सपर्ट प्रोफेशनल एंड डिटेल क्वेश्चंस। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, क्योंकि स्टार्ट अनस्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस यही 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन आवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट ट्रू अबाउट द नो कॉन्फिडेंस मोशन? आपको यहाँ पे ये बताना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड कौन से ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, देर इज नो नीड टू स्टेट द रीजन्स फॉर इट्स एडॉप्शन इन द लोकसभा। लोकसभा में मतलब जब आता है ये तो उसके लिए कोई कारण नहीं बताना जाना चाहिए होता है। बी ऑप्शन, वंस पास्ड इट लीड्स टू द रिजाइनेशन ऑफ द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सी इट कैन ऑल्सो बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, एंड डी no confidence motion needs the support of 50 members to get admitted in the house। तो ये बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। इसका आंसर होगा सी, कि इट बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर्स। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ पास नहीं होता है। जब भी ये पास होता है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, पूरी की पूरी सरकार के लिए पास होता है। अगर ये पास हो गया तो समझ लीजिए कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि ये शो करता है कि सरकार मेजोरिटी में नहीं है। सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 20, 0 आवर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 0 आवर से रिलेटेड है कि 0 आवर इन द वर्किंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट मीन्स, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट में 0 आवर का क्या मतलब है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, द फर्स्ट आवर ऑफ सेशन होता है, या फिर व्हेन प्रिविलेज मोशन एक्सेप्टेड वो होता है, या फिर आवर्स बिफोर द क्वेश्चन आवर वो होता है, या फिर इंटरवल बिटवीन द एंड ऑफ क्वेश्चन आवर एंड टेकिंग ऑफ अदर नेक्स्ट एजेंडा, क्या होता है। 0 आवर का मतलब होता है कि द इंटरवल बिटवीन द एंड ऑफ द क्वेश्चन आवर, इसका मतलब ये होता है कि द इंटरवल बिटवीन द एंड ऑफ द क्वेश्चन आवर एंड टेकिंग अप ऑफ द नेक्स्ट एजेंडा, दिस इज द मीनिंग ऑफ 0 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट मेक्स द सेंसर मोशन डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में ऑप्शन है, यहाँ पे मतलब ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेंसर मोशन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। अब देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट, द सेंसर मोशन नीड्स टू स्पेसिफाई द ग्राउंड्स और चार्ज ऑन विच इट इज़ बेस्ड। सेंसर मोशन में आपको ग्राउंड बताने होते हैं और साथ ही साथ में चार्जेस बताने होते हैं जिसके ऊपर में बेस्ड होता है। ऑप्शन सेकेंड,
सेंसर मोशन कैन ऑल्सो बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर एंड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। सेंसर मोशन जो होता है वो एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ पास हो सकता है, या फिर लीव ऑफ हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव द सेंसर मोशन, या फिर हाउस का लीव ज़रूरी होता है सेंसर मोशन को पास होने के लिए, या फिर सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन बोथ कैन लीड टू द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर सेंसर मोशन या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन दोनों में से कोई पास हो जाए या फिर दोनों पास हो जाए तो सरकार गिर जाती है। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन 1 एंड 2 केवल, बी ऑप्शन 1 एंड 3, सी ऑप्शन 1, 2 एंड 4 और डी ऑप्शन 2 एंड 3। इसका कौन सा आंसर सही होगा? आप सोच के बताइए फटाक से। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ए, 1 एंड 2 ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे होगा देखिए, सेंसर मोशन जो होता है ना, उसके आने के समय में आपको चार्जेज के बेस बताने होंगे कि आप क्यों ला रहे हैं, ये कॉज बताना होता है। बिना कॉज बताए आप सेंसर मोशन पार्लियामेंट में नहीं पास कर सकते, नहीं ला सकते हैं। सेकेंड, सेंसर मोशन जो होता है ना, वो या तो इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ में आ सकता है या फिर पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकता है। दैट्स वाई बोथ आर द करेक्ट। एंड दोनों ये जो 3 एंड 4 यानी कि जो 3 एंड 4 ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से रिलेटेड यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको यहाँ पे डिसाइड करना कौन सा ही है। टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249, टाइप 2 स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368, टाइप 3 स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन बाय ए सिंपल मेजोरिटी, एंड टाइप 4 स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? फर्स्ट A and D only, second B, C and D only, third A, C and D only, and fourth A, B, C and D only। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? क्वेश्चन नंबर 22 से रिलेटेड। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि इसका आंसर 4 होगा, A, B, C and D only, यानी कि इसका चारों ऑप्शन सही है। स्पेशल मेजोरिटी आपका आर्टिकल 249 से रिलेटेड है। स्पेशल मेजोरिटी आपका आर्टिकल जो टाइप टू प्रकार की जो स्पेशल मेजोरिटी वो आर्टिकल 368 में रिलेटेड है। एंड स्पेशल मेजोरिटी यानी थर्ड टाइप का है वो आपका आर्टिकल 368 प्लस 50 से रिलेटेड है, 50% स्टेट रेटिफिकेशन से। एंड टाइप 4 जो मेजोरिटी है वो आपका आर्टिकल 61 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग असेसमेंट्स अबाउट द स्पेशल मेजोरिटी एज आर्टिकल 368। 368 से रिलेटेड यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी का हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका क्या मतलब है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अ स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 रिक्वायर्स अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सेकेंड ऑप्शन है, मतलब स्टेटमेंट बी, that it requires a majority of 2/3 members present and voting supported by more than 50% of the state legislature by simple majority। इन दोनों में से कौन ऑप्शन सही है? फर्स्ट ओनली ए, सेकेंड ओनली बी, थर्ड ए एंड बी बोथ, एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। बताइए फटाक से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर होगा ए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ओनली ए। क्यों? क्योंकि जो स्पेशल मेजोरिटी जो आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है उसका मतलब ही होता है कि 2/3 मेंबर्स होने चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, और साथ ही साथ में 50% टोटल हाउस के स्ट्रेंथ से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A special majority as per Article 61 requires a majority of 2/3 members of the total strength of the house। देखिए आर्टिकल 61 में जो जिस प्रकार की मेजोरिटी की बात किया गया है, क्या वो ये बताता है कि टोटल स्ट्रेंथ हाउस का, यानी कि मान लीजिए कि लोकसभा वहाँ पे 545 मेंबर्स हैं, तो उन 545 मेंबर्स में से 2/3 मेंबर होने चाहिए, या फिर व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस ऑल द देन मेंबर्स, इसका मतलब होता है रेफर्स टू द स्पेशल मेजोरिटी। ये क्या दोनों सही है? अब बताइए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट ओनली ए, सेकेंड ओनली बी, थर्ड ए एंड बी, एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? इसका आंसर होगा
फर्स्ट यानी ओनली ए। स्पेशल मेजोरिटी जो आर्टिकल 61 में मेंशन किया है उसका मतलब वही होता है कि 2/3 मेंबर होने चाहिए टोटल हाउस के स्ट्रेंथ का। इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। एब्सोल्यूट मेजोरिटी रेफर्स टू द मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। बी, effective majority of a house means more than 50% of the effective strength of the house. Choose the correct options using the code given below. 1 only A, 2 only B, 3 A and B and 4th neither A nor B. तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। फिर से पढ़िए और आप मुझे फटाक से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन वो सही है। इसका आंसर होगा 3 A and B, बोथ आर करेक्ट। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब भी होता है कि 50% से ज़्यादा होनी चाहिए टोटल हाउस के स्ट्रेंथ का, और इफेक्टिव मेजोरिटी जानते हैं 50% से ज़्यादा होना चाहिए इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। पहला ऑप्शन रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इफेक्टिव मेजोरिटी से होगा। रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से हटेंगे वो। इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ओनली एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाई आर्टिकल 362 ओनली स्पेशल मेजोरिटी। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्यों होगा? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को कभी भी इफेक्टिव मेजोरिटी से नहीं हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। इफेक्टिव मेजोरिटी किस किस में इस्तेमाल हो सकता है वो मुझे आप बताइए। क्या स्पीकर के रिमूवल के लिए ही केवल हो सकता है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट या फिर डिप्टी स्पीकर से ही केवल हो सकता है, केवल उनके लिए हो सकता है। एंड थर्ड, एनजेएससी में इसका इस्तेमाल हुआ था। और फोर्थ, जो स्पीकर के रिमूवल के लिए कर सकते हैं, या फिर डिप्टी स्पीकर के रिमूवल के लिए कर सकते हैं, या फिर वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, तीनों के लिए कर सकते हैं। आप बताइए कि इफेक्टिव मेजोरिटी जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका आंसर होगा डी। स्पीकर के रिमूवल के लिए भी हो सकता है, डिप्टी स्पीकर के लिए हटाने के लिए भी हो सकता है, एंड वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए भी आपका इफेक्टिव मेजोरिटी का इस्तेमाल होता है। सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है? एक ऑर्डिनरी बिल पास करने के लिए हो सकता है, या फिर ऑर्डिनरी और मनी बिल दोनों को पास करने के लिए होता है, या फिर ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल तीनों को पास करने के लिए होता है, या फिर प्रेसिडेंट रूल को डिक्लेयर करने के लिए होता है, एंड फाइनेंशियल रूल को डिक्लेयर करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो सिंपल से इसका आंसर होगा 28 सी होगा इसका आंसर, कि टू पास ऑर्डिनरी बिल पास करने के लिए आप सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मनी बिल पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड फाइनेंस बिल पास करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेजोरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 29। इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर रिक्वायर्स। देखिए, स्पीकर का इलेक्शन जो लोकसभा में होता है एंड डेप्यूटी स्पीकर, इन दोनों के इलेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, कौन सी मेजोरिटी चाहिए होता है? ऑप्शन ए स्पेशल मेजोरिटी, ऑप्शन बी सिंपल मेजोरिटी, ऑप्शन सी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एंड ऑप्शन डी इफेक्टिव मेजोरिटी। कौन सी मेजोरिटी चाहिए होता है? तो इसका आंसर होगा ए स्पेशल मेजोरिटी। तो अब समझ गए होंगे आप कि अगर स्पीकर का और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन हो रहा है लोकसभा में, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 30। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए, जो यहाँ पे कुछ आपके पास में ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको ध्यान से आपको पढ़ना है और फिर यहाँ पे आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो चलिए, द इफेक्टिव मेजोरिटी इज यूज्ड इन। अब ये बताइए कि इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, जो कि आर्टिकल 67 बी के तहत में है, या फिर रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये बताइए कि इफेक्टिव मेजोरिटी क्या इन दोनों में इस्तेमाल होता है? इसका आंसर पता है क्या होगा? इसका आंसर होगा थर्ड नंबर, ए एंड बी दोनों सही है। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा में हटाए जाते हैं, यानी कि जो अगर राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो आर्टिकल 67 बी में इसका प्रोविज़न है, और इसको इफेक्टिव मेजोरिटी से ही हटा सकते हैं। जो भी वाइस प्रेसिडेंट है राज्यसभा में उनको हटा सकते हैं।
या फिर अगर स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर को लोकसभा से हटाना है या फिर स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली से हटाना है तो आपके लिए भी, यानी कि उनके लिए भी इफेक्टिव मेजोरिटी ही चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिंपल मेजोरिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए सिंपल मेजोरिटी से रिलेटेड है, आपको यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑप्शन ए यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट, दिस रेफर्स टू द मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, दिस इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल मेजोरिटी और वर्किंग मेजोरिटी। बी, इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड फॉर्म ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट्री बिजनेस। सी, it is to pass non-confidence motion, adjournment motion, censure motion और confidence motion। अब ये बताइए कि क्या सिंपल मेजोरिटी इन तीनों में इस्तेमाल होता है, आपको इसमें बताना है। तो ध्यान से क्वेश्चन देखिए और आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा बी। बी बोले तो 2, यानी कि ओनली ए बी एंड सी, इसका आंसर होगा ये। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि तीनों सही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को भी पास करने में, एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए भी, सेंसर मोशन के लिए भी एंड कॉन्फिडेंस मोशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। मतलब सिंपल मेजोरिटी इन सब में इस्तेमाल होता है। और ये फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। समझ सकते हैं क्यों सही है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि 50% से ज़्यादा हो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, एंड ये हमेशा इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा जो पार्लियामेंट में इस्तेमाल होता है वो सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल होता है, इसलिए बी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, स्पीकर ऑफ लोकसभा मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। अगर हमें लोकसभा के स्पीकर को हटाना है ऑफिस से, ध्यान से सुनिएगा कि द स्पीकर ऑफ लोकसभा मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इफ़ द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि अगर लोकसभा पासिस अ रिजोल्यूशन टू द इफेक्ट, टू दिस इफेक्ट बाय, मतलब कि अगर हमें लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को हटाना है उसके पोस्ट से, तो लोकसभा में एक रिजोल्यूशन पास करना होगा और वो रिजोल्यूशन ए 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, बी सिंपल मेजोरिटी से पास होनी चाहिए मेंबर्स का जो कि प्रेजेंट हैं, वोट किए हैं, एंड सी सिंपल मेजोरिटी से मेंबर के पास होने चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ, एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए द देन मेंबर ऑफ द हाउस, यानी कि जो उस समय मेंबर प्रेजेंट है उस मतलब उस हाउस में, एंड डी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए उस समय के सारे मेंबर जो प्रेजेंट है सेशन में। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द हाउस, उस समय जितने भी मेंबर पहुंचे हैं उनका एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दैट इज द मीनिंग। इसीलिए स्पीकर का जो लोकसभा का जो स्पीकर है उसको हटाना थोड़ा कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। अगर एनुअल यूनियन बजट, अब जिसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, अगर वो लोकसभा में पास नहीं होता है तो क्या हो इसका मतलब? द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, क्या बजट को दोबारा मॉडिफाई किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है, या फिर बजट इज रेफर टू द राज्यसभा फॉर सजेशन, या फिर बजट को राज्यसभा में सजेशन के लिए भेजा जाता है, या फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन, या फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को बोला जाता है भैया तू रिजाइन करो, या फिर प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रिजाइनेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है भैया ऐसा करो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में रिजाइन करो, या फिर तुम रिजाइनेशन लेते हो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, क्या ऐसा होता है? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर होगा डी। अगर यूनियन बजट यानी कि एनुअल यूनियन बजट अगर लोकसभा में पास नहीं होता है तो प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रिजाइनेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यही होता है। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिजाइनेशन को सबमिट करता है। कहाँ करेगा? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए इसका आंसर होगा वो डी होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स द ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। अब ये बताइए इनमें से कौन से ऐसे हैं महानुभाव जो कि ये ओथ लेते हैं किस चीज़ का? अपहोल्ड करने के लिए। क्या अपहोल्ड करने के लिए?
कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज कौन कौन लेते हैं? प्रेसिडेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, कौन लेते हैं? तो इनका आंसर होगा डी, मतलब 2 and 3 ओनली। जो ऐसे ओथ लेते हैं वो कैग लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज लेते हैं, और कोई लेता ही नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा जो वो 2 and 3 होगा आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, ऑन अ क्वेश्चन वेदर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू any of the disqualification under representation of the people act 1951 whose decision is final। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक पार्लियामेंट का मेंबर है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत में डिस्क्वालीफाइड है या फिर नहीं है, वो इस बात का कौन पता लगाता है? यानी कि इस बात का पता प्रेसिडेंट लगाता है या फिर हाई कोर्ट लगाता है, सुप्रीम कोर्ट लगाता है, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगाता है? कौन इस बात का पता लगाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, प्रेसिडेंट ही वो रिस्पॉन्सिबल बॉडी होता है जो ये बताता है कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत में कोई भी एमपी डिस्क्वालीफाइड है या नहीं है, वो प्रेसिडेंट ही बताता है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द मनी बिल एंड वेयर इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड? कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सी आर्टिकल है जो मनी बिल से रिलेटेड है और कहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 110 राज्यसभा, बी आर्टिकल 110 लोकसभा, सी आर्टिकल 121 राज्यसभा एंड डी आर्टिकल 121 लोकसभा। तो विच इज द करेक्ट आंसर? द आंसर विल बी बी, यानी कि आर्टिकल 110 एंड लोकसभा। 110 आर्टिकल में लिखा गया मनी बिल के बारे में, और ये लोकसभा में केवल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, a deadlock between the Lok Sabha and the Raj Sabha calls for a joint sitting of the parliament during the passage of। समझिएगा ध्यान से, अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी भी बात पर सहमति नहीं बनती है और उनके बीच की जो टाइम पीरियड है वो डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो जाती है, देन ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है पार्लियामेंट की। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ, किसके पैसेज में? ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के पैसेज में, मनी बिल के पैसेज में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में? बताइए। मतलब कि कोई बिल पास हो रहा है पार्लियामेंट में और उस पर सहमति नहीं बन रही, सिंपल सी बात है, और जो एक डिसाइडेड टाइम पीरियड है कि अगर लोकसभा से कोई बिल पास हुआ और राज्यसभा के पास में गया और राज्यसभा एक टाइम पीरियड के बाद में उसको नहीं रख सकता है, तो उसके बाद में जो होती है वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो उस केस में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या वो ऑर्डिनरी लॉ के केस में होगा, या फिर मनी बिल के केस में होगा, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में होगा? किसके केस में होगा? तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर ए होगा, ओनली ए, यानी कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के केस में ही होता है। मनी बिल के केस में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग कभी नहीं बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए, ऑल द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बी, only a member of Rajya Sabha can contest for the office of Vice President. C, while a candidate to the Lok Sabha can contest from any state in India, a candidate to the Rajya Sabha should ordinarily be a resident of the state from where he is contesting. And option D, the Constitution explicitly prohibits the appointment of a nominated member of Rajya Sabha to the post of a minister. इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड चारों ऑप्शन पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए एक बार फिर क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में आंसर देने की कोशिश करिएगा कि जो राज्यसभा के सारे मेंबर जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली से ही चुने जाते हैं, या फिर राज्यसभा का केवल इलेक्टेड में, यानी कि वनली अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि केवल राज्यसभा का ही जो मेंबर है वही वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ सकता है, या फिर जो लोकसभा के मेंबर होता है, यानी कि जो लोकसभा के कैंडिडेट होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो इंडिया के किसी भी कोने से खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है और उसमें जो कैंडिडेट खड़ा होता है वो उसी स्टेट से खड़ा हो सकता है जिस स्टेट का वो रहने वाला है। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये पूरी तरीके से प्रोहिबिट करता है कि किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर को मिनिस्टर ना बनाया जाए।
तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि लोकसभा के लिए आपको कोई भी स्टेट नहीं देखा जाता, कहीं से भी आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए आपको उस स्टेट का सिटीजन होना, रेसिडेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज आप खड़े नहीं हो पाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 39, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। An amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of a bill in the Lok Sabha only. अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो इससे रिलेटेड जो बिल होगा वो केवल और केवल लोकसभा में ही आ सकता है। ऑप्शन बी, if such an amendment seeks to make changes in the federal character of constitution, the amendment also requires to be ratified by the legislature of all the states of India. अब ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अमेंडमेंट करना होता है तो वो केवल और केवल लोकसभा में ही बिल आ सकता है, ये तो सही है, लेकिन अगर अमेंडमेंट हो रहा है और वो फेडरल कैरेक्टर वाली मैटर है तो उस केस में पता है आपको ऑल ऑफ द स्टेट्स नहीं देखा जाता, नहीं मतलब ऑल ऑफ स्टेट से रेटिफिकेशन नहीं कराया जाता है, बल्कि हाफ ऑफ द स्टेट से कराया जाता है, और वो भी सिंपल मेजोरिटी के साथ में उनके लेजिस्लेचर से पास करना होता है। तो इसका आंसर पता है कौन सा होगा? इसका आंसर होगा आपका डी। डी क्यों होगा? पहला भी ऑप्शन गलत है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द लोकसभा मल्ली, यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस लिखा है ना इन द लोकसभा मल्ली, यही आंसर गलत है आपका, यही आपका स्टेटमेंट गलत कर दे रहा है। केवल और केवल लोकसभा में नहीं आएगी, ये राज्यसभा और लोकसभा किसी में से किसी में आ सकता है, इसीलिए जो ये आपका लोकसभा मल्ली लिखा है ना ये गलत है, इसीलिए आपका ना आंसर ए सही है और नहीं आंसर बी सही, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई सही नहीं, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, नीदर 1 नीदर 2। क्वेश्चन नंबर 40, consider the following statements. The chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha are not the members of that house. 2. While the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president. बताइए, जो चेयरमैन होता है और डेप्यूटी चेयरमैन जो राज्यसभा का होता है वो उस हाउस का मेंबर नहीं होता, मतलब राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन ये बता रहा है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, उनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता है प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन में, बल्कि उनके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग राइट होता है। तो बताइए दोनों में से कौन सही है? इन दोनों में से आपका आंसर कौन से सही है? इसका आंसर होगा बी, ओनली 2, क्योंकि जो चेयरमैन और जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का वो हाउस के मेंबर नहीं होते, गलत है, वो होते हैं। और ये तो सही है क्योंकि कोई भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर का कोई रोल नहीं होता है, वो लोग वोट नहीं करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट करते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन बी ही सही है, क्योंकि केवल वहीं 2 ही सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 बोलता है। एंड बी ऑप्शन, द यूनियन एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो अब आपको बताना है कि इन दोनों में से क्या आर्टिकल 52 बताता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंटशिप के बारे में बताता है, या फिर जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है उनमें ये सब आते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, ए एंड बी दोनों सही है। चलिए बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग असेसमेंट्स। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन इनिशिएटेड वन इन लोकसभा। क्या प्रेसिडेंट पर महाभियोग को लोकसभा में शुरू हो सकती है? या फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन ओनली इनिशिएटेड इन राज्यसभा, तो राज्यसभा में आ सकती है उनके इम्पीचमेंट के लिए। या फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों में से किसी में आ सकती है। चूज द राइट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट ओनली ए, सेकेंड ओनली सी, थर्ड ए एंड बी, एंड फोर्थ ए, बी एंड सी। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा 2, ओनली सी, क्योंकि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो होता है ना वो किसी भी हाउस में से आ सकता है, जरूरी नहीं कि लोकसभा में, जरूरी नहीं कि राज्यसभा में, दोनों में से कोई भी हाउस में वो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन जो ऑप्शन है वो सही
नहीं है। आर्टिकल 44 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आर्टिकल 54 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आर्टिकल 60 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। इनमें से कौन सा जो मैचिंग है वो सही है और कौन सा गलत है वो देखना है। तो इसमें हमें आपको सही नहीं है जो वो चुनना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी। क्यों होगा सी? क्योंकि जो आर्टिकल 60 है वो प्रेसिडेंट के प्रोसीजर के बारे में नहीं बताता है। दैट्स वाई दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। वो दूसरा आर्टिकल है जो उनके बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following assessments is not correct? The president is head of military forces of India. B option, president can appoint a commission to investigate into the conditions of scheduled castes and scheduled tribes. C, parliament can declare any area as scheduled areas. And D, president of India chooses the chairman of financial commission. इसका आंसर कौन सा होगा? सॉरी, यहाँ पे मैंने आंसर भी दे दिया। इसका आंसर सी होगा कि प्रेसिडेंट जो होता है वो किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित, पार्लियामेंट जो होता है वो किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सवाल ये है कि कौन से भाई इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। B, elected and nominated members of the state legislative assembly. C, members of all union territories. And D, all of the above. तो इसका आंसर होगा A, क्योंकि जितने यानी कि बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये बताइए क्या मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज भी होती हैं या फिर इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? नहीं। या फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, या फिर दे पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ। तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें सिंपल सा आंसर है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। उसमें और लोग होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा वो ए ही सही होगा। इसमें इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, इसलिए गलत है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। 46, आई कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ। मैं इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ अगर। क्या अगर? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही होगा अगर के लिए? मतलब आई हैव अटेंड द 35 ईयर्स ऑफ एज, आई शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, या फिर आई एम अ सिटीजन, इंडियन सिटीजन। एंड डी, ओनली ए एंड सी। क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, कि आई हैव अटेंड 35 ईयर ऑफ एज, मुझे 35 साल का होना जरूरी है। एंड हमें यानी कि मुझे इंडियन सिटीजन होना भी जरूरी है, तभी जाकर मैं इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन by means of single transferable vote, and voting is by secret ballot. Second option, the system of proportional representation ensures that the successful candidate is returned by the absolute majority of votes. 3, under this system a candidate in order to be declared elected to the office of president does not require any fixed quota of votes. बताइए which of the following assessments are correct? Only A, 1 and 2, 2 and 3 and all of the above. कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? तो 47 का आंसर होगा आपका बी। बोले तो 1 and 2 सही है, थर्ड गलत है। अब समझ सकते हो 1 and 2 क्यों सही है, यहाँ मैंने क्लियरली लिखा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के क्वालिफिकेशन क्या है, उनके केस में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देयर इज़ वन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विच इज़ नॉट करेक्ट। तो आप ये बताइए कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन से रिलेटेड इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। एक्चुअली वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, वो तो सही है। 30 ईयर्स एज होना चाहिए, गलत है क्योंकि उसको 35 साल होना चाहिए। एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोक सभा। एंड डी, ही शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। इसमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत है, सॉरी इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, मतलब ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 ईयर्स। तो वो 35 साल का होना चाहिए, 30 साल का नहीं होना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 49, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक ओथ इन फ्रंट ऑफ। इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है ना वो किसके सामने शपथ लेता है पता है? इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने शपथ लेता है, वो किसी और के सामने शपथ नहीं लेता है वो। एंड क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग कैनॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउसेस, nominated members of either houses, elected members of legislative assemblies of states and Uttar Pradesh, union territories, or all of the above। इनमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए? तो इसका आंसर होगा सी, मतलब कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में टोटल 50 क्वेश्चंस हुए आज के। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट कैप्सूल से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। उसमें भी मैं आपको 50 क्वेश्चंस डील करूंगा। वो हो सकता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड हो, या फिर हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, या फिर हो सकता है कि सबका मिक्सअप हो। क्योंकि मैंने ये तय किया है कि जब तक एग्ज़ाम IAS का नहीं हो जाता और आपके स्टेट PCS के नहीं हो जाते हैं, या फिर जो भी आने वाले समय में एग्जाम्स होने वाले वो कंप्लीट नहीं होते, तब तक मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस के फॉर्म में और साथ ही साथ में कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते जाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट कैप्सूल के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि मेरे जैसे कोई अच्छा इंसान जो बता रहा है आपको वो उसको लाइक्स मिल सकें, साथ ही साथ में उसको लोग जान सकें, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक में अपनी सुविधा को दे सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड फॉर माई लाइकिंग वीडियोज़ एंड फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।